हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री मैं कंप्लीट डिटेल में नहीं कराऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि ये जो क्लास मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ये आपकी जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम आ रहे हैं ना जून तक आपके, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम जो है ना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हुए चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है बस वही देखते चलेंगे, ना कि पूरी हिस्ट्री को समझेंगे। जो डिटेल में मैं हिस्ट्री कराऊंगी वो तो मेरी डिटेल वाले जो लेक्चर है ना वो वहाँ पर आप देखना, ठीक है। अभी चूँकि बहुत सारे एग्ज़ाम आ गए हैं तो उन स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है, तो ताकि लूसेंट से या फिर कहीं और से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट बनते हैं ना बस वही कराए जाएं, ताकि आप फटाफट रिवीजन करके अपने एग्ज़ाम दें। बाकी डिटेल में जिसको समझना है, जिसको इतिहास याद करने में दिक्कत होती है, वो मैं एक ब्रीफ बताती हूँ। जो मेरी पीसीएस और यूपीएससी की क्लास होती है उसमें आपको ये है कि एक कहानी की तरह मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। वहाँ पे आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे इस क्लास में। एक तरीके से इसको क्वेश्चन बेस्ड क्लास ही लगा लो, बस थोड़े डिटेल में क्वेश्चन एनालिसिस होगी यहाँ पर। बस ये कोर सेक्शन एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन पुट हुए ना बस उनके बारे में बात करेंगे, ना कि टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी जो एग्जाम देंगे तो इसका मतलब कुछ तो तैयारी कर चुके हैं आप लोग, ठीक है, ऐसे तो बैठे नहीं है। तो आप लोगों के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और विशेष तौर पर जो सीईटी का एग्ज़ाम आ रहा है अभी जून में शायद, अगर हो तो आप लोग जो है ये क्लास कर सकते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन सारे मतलब आपको यहाँ से पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज से मैं कराती हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं आपसे कई बारी कि जो हिस्ट्री शब्द है वो आया कहाँ से है। तो हिस्ट्री शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से आया होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान, ठीक है, नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें देखिए ये पॉइंट नंबर 1 है, ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निर्मित हिस्ट्री इतिहास का शाब्दिक अर्थ है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। एक विषय के रूप में मानव सभ्यता के विकास के क्रम में अतीत की अभिलिखित घटनाओं यानी कि जो रिकॉर्डेड इवेंट्स है का कालक्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। मतलब जितनी भी अतीत में घटनाएं हुई हैं उनका जो क्रम के अनुसार जो रिकॉर्ड रखे गए हैं ना उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हिस्ट्री शब्द है ये ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से आया है। आपसे आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से है, तो आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा, या फिर हिस्ट्री शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अभी जो है क्वेश्चन आंसर के बेस्ड मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम हिस्ट्री को करेंगे। बाकी डिटेल में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डिटेल में मेरी वीडियो चल रही है, तो वहाँ पर हम बिल्कुल टॉपिक को बिल्कुल ब्रीफली समझते हैं, एकदम बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर बस इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, ठीक है, जैसे कि आप रिवीजन कर रहे हैं बस इस तरीके से। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो अभी अगला जो है अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि हिस्ट्री के पिता किसको बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। ये भी क्वेश्चन आप कई बार आया है, ठीक है। और उनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका उसका भी नाम कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये पूछ लेगा कि हिस्टोरिका किसने लिखी थी, है ना, हिस्टोरिका रचयिता कौन है, हिस्टोरिका के लेखक कौन है, ठीक है। तो आप देखिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों की, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। पुरातात्विक स्रोत वो हैं भाई जो जैसे हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर मैं आज से 100 साल पहले की क्या था क्या नहीं था उसके बारे में जानने की कोशिश करूँगी, जो क्योंकि मैंने वो चीज़ नहीं देखी है, तो मैं क्या करूँगी, या तो जो साक्ष्य उपलब्ध है उनको देखूँगी, या फिर उस समय काल का कोई स्मारक है, कोई इमारत है ना, कोई किला है, उस चीज़ को देख के मैं डिसाइड करूँगी कि भाई हाँ, या फिर कोई अभिलेख लिखे हुए हैं, किसी राजा का नाम लिखा हुआ है, उन सब चीज़ों से ही तो मैं पुराने इतिहास को जानने की कोशिश करूँगी ना। तो जो स्रोत मतलब जो रिसोर्सेज हमें हिस्ट्री हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में बताने में हेल्प करते हैं ना उन्हीं को पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म थोड़ी दिखने में डिफिकल्ट लग रही थी, बट पुरातात्विक स्रोत का मीनिंग यही है कि आपको जहाँ से हिस्ट्री के बारे में जानने की हेल्प मिलती है उसको पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा ये देखिए, प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। अच्छा आपसे एक चीज और पूछ लेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक देखना आप, आर्कियोलॉजी किससे संबंधित है? ठीक है, आर्कियोलॉजी किससे संबंधित है? पुरातत्व विज्ञान किससे संबंधित है? आपसे पुरातत्व विज्ञान ना भी पूछे लेकिन आर्कियोलॉजी जरूर पूछ लेगा, या डायरेक्ट नहीं पूछेगा ना तो मिलान होते हैं ना 4-5 वर्ड के, कि ए को बी से मिलाइए, सी को 1-2, ऐसे मिलान आते हैं ना, मिलान वाले क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा आपसे। तो आर्कियोलॉजी का मतलब होता है प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन करके वहां से प्राप्त वस्तु या कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक इतिहास का विश्लेषण करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो पीसीएस वाले के लिए तो मैंने देखा ये फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है, और वनडे एग्जाम से थोड़े बहुत जो मैंने दिए हैं वो मैंने देखे हैं, बाकी इतना मुझे पता नहीं है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है ना उसी के बारे में बात हो रही है, जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन एक तरीके से लगा लो, क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, आप इसको याद कर लेना बस, आपको और ज़्यादा लूसेंट में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लूसेंट का जो निचोड़ है ना वो मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, देखते हैं अगला, रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है? आपसे पूछ लेगा रेडियो कार्बन पद्धति क्या है। ठीक है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। मतलब अगर आपको प्राचीन ऐतिहासिक कोई भी वस्तु मिल गई और आपको पता लगाना है कि ये किस काल की है, तो या फिर किस समय काल से संबंधित है, ठीक है, गुप्त काल से है, मौर्य काल से है ना, हड़प्पा काल से है, किस काल से संबंधित है, तो अगर आपको ये पता लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कौन सी पद्धति इस्तेमाल करनी पड़ेगी? रेडियो कार्बन डेटिंग। उसमें जो है ना कार्बन 14 का इस्तेमाल होता है। कार्बन 14 के इस्तेमाल से हम देखिए, अगर उसमें उस वस्तु में हम ना, कार्बन हर किसी वस्तु में है, इस पृथ्वी की हर चीज में कार्बन है, तो उसमें अभी कितना कार्बन विद्यमान है ना, इस हिसाब से हम पता लगाते कि ये कितनी पुरानी वस्तु है। ठीक है, तो देखिए रेडियो कार्बन या कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। और जैसे ही कोई वस्तु मर गई है, अगर कोई जीवाश्म है यानी कि मर गया है, तो उसमें धीरे धीरे कार्बन का क्षरण होगा, धीरे धीरे खत्म होगा ना, एकदम से तो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे खत्म होगा, तो अभी उसमें जितना बचा होगा और उस कार्बन को खत्म होने में टाइम कितना लगता है, इस हिसाब से जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो पता लगाते हैं। ठीक है, तो यही विधि होती है, कार्बन 14 के थ्रू पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस समय काल की है, कितनी पुरानी है, कितनी नहीं है। अच्छा, अब देख लेते हैं अभिलेख। अभिलेख वो है भाई, जैसे देखो कोई भी राजा हो गया, ठीक है, जैसे अशोक हो गया, अशोक ने क्या कहते हैं, स्तंभ बनवाए, उन पे अपने जो है ना अपने आदेश लिखवा दिए। पहले पूरी जनता तो पढ़ी लिखी होती नहीं थी ना, आजकल तो मोबाइल और व्हाट्सअप है, ठीक है ना, मोदी जी ने कोई भी योजना की घोषणा करनी है तो तुरंत इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे छा जाएगी, न्यूज़ में आ जाएगी। तो अभी कोई अभिलेख लिखने का मतलब है नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू सारा काम हो जाता है। बट पुराने समय में जब कुछ नहीं था ऐसा, जब घोड़े के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था, ठीक है, कबूतरों के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था, तो उस समय काल में क्या होता था, अगर किसी जैसे राजा ने कोई क्षेत्र जीत लिया है, तो अब वहाँ की जनता को कैसे पता चले कि हम अब इस राजा के अंडर में आते हैं। तो वहाँ पर कोई जो है ना किसी दीवार पर, ठीक है ना, या फिर किसी कोई प्रतिमा बना करके या कोई स्तंभ बना करके उस पर लिखा जाता था। ठीक है, उसको पढ़ के जनता जानती थी, ढोल पीट के वो दिखाते नहीं है, तो वो जो ना बताया जाता था कि अभी यहाँ पर उद्घोषणा की जाती थी, ठीक है, जिसको ढिंडोरा बोलते हैं। तो वो चीज़ होती है, तो उनको अभिलेख बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्णित है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, आपसे पूछेगा एपिग्राफी किसे कहा जाता है। ठीक है, मिलान में पूछ लेगा आपसे, मैंने आपको बताया था ना, आर्कियोलॉजी भी पूछ लेगा, वो क्या था आपका, जो प्राचीन वस्तुएं होती है ना, पुरातत्व विज्ञान, जैसे उनका उत्खनन करके किसी वस्तु और आकृति को जाना जाता है, ऐसी जो एपिग्राफी है वो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब उन अभिलेखों को पढ़ना भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि वो तो स्थानीय राजा ने अपनी भाषा में लिखी है, किसी की भाषा प्राकृत थी, किसी की भाषा पाली थी, किसी की भाषा संस्कृत थी, सबकी एक भाषा थोड़ी ही थी। ठीक है, तो जो जहाँ रहता था उसकी वो अपनी भाषा में लिखता था। ठीक है, तो अब उनको पढ़ने में, जब उनको पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो अभिलेख को अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। ये क्वेश्चन बन रहा है आपका यहाँ से।
अच्छा, फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत के नाम में सर्वप्रथम सबसे पहला जो भारत का नाम उल्लेख हुआ है वो किस अभिलेख में उल्लेख हुआ है। भारत को भारत बोला है ना, तो वो किस अभिलेख में सबसे पहले बोला है, तो वो बोला है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। भारत के नाम का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है भाई, इसको ऐसे मत समझना कि ऐसे बता रही हैं। ये जो मैंने बोला ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं जो लगभग 25,000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि सबसे पुराने अभिलेख किसके मिलते हैं या फिर कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरें कितने वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो आपके दो क्वेश्चन, ये जो रेड इंक से मार्क हो रखे हैं ना, ये ही आपके क्वेश्चन है, या इनको आप आंसर भी लगा लो, क्वेश्चन भी लगा लो। ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है ये, तो याद कर लेना, एक एक लाइन को याद कर लो आप। सबसे पुराने अभिलेख कहाँ पर मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं, वो कितने वर्ष पुराने हैं, लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे फिर पूछेगा कि जो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख लिखे गए हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी है। ठीक है, तो ऐसे ही हड़प्पा संस्कृति की लिपि क्या थी भाई, वो कौन सी लिपि में लिखे गए थे, तो वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, चित्रों के थ्रू उन्होंने अपनी बात लिखी है। ठीक है, तो अब उन चित्रों के मीनिंग हमें निकालने हैं, तभी तो अभी तक हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख पढ़ नहीं पाए हैं हम। कुछ एक वर्ड है जिनके मीनिंग इतिहासकार निकाल पाए हैं, बाकी वर्ड नहीं है, वो चित्र हैं, और चित्र को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो कौन से चित्र का क्या मतलब है, वो कुछ का मतलब समझ पाए हैं इतिहासकार और बहुत सारों का मतलब नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए अभी तक हमें जो है हड़प्पा संस्कृति के जो ये संस्कृति के जो अभिलेख है ना, उसके थ्रू तो हमें इन्फॉर्मेशन कम है। बाकी जो टीले हो गए, ठीक है ना, हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल हो गए, जितनी भी जानकारी हमें मिली है वो उन स्थलों के आधार पर मिली है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिली है। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी लिपि में इस्तेमाल हुई है हड़प्पा संस्कृति में, तो भाव चित्रात्मक लिपि इस्तेमाल हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के अभिलेख है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो सबसे पुराने अभिलेख हमारे यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के ही अभिलेख हैं, लेकिन जो अभी तक जिनको हम पढ़ पाए हैं वो कौन से सबसे पुराने हैं। ठीक है, तो जो अशोक है ना, सम्राट अशोक, उसके अभिलेख अभी तक के जो सबसे पुराने हैं वो हम पढ़ पाए हैं, उससे जो पिछले हैं वो हम नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो सबसे पुराने अभिलेख जो अभी तक पढ़े जा चुके हैं वो ईसा पूर्व की 3री सदी में, कौन सी सदी में है, ईसा पूर्व की 3री सदी में अशोक के अभिलेख हैं। और इनको पढ़ा किसने था भाई, इनको पढ़ा था जो जेम्स प्रिंसेप है ना, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने ही पढ़ा था उसको। ठीक है, तो सबसे पुराने अभिलेख जो अभी तक पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के अभिलेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है ना, थोड़ा ध्यान से क्लास अटेंड की होगी, उसको पता होगा कि एक एक लाइन जो है ना ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशंस है। तो बाकी जो न्यू स्टूडेंट उनको लगता होगा कि हाँ क्या फैक्ट करा रही है मैम, क्या बता रही हैं, डिटेल में नहीं बता रही है, तो उनको पता होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यही आपको करना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए आप 2 महीने में कितना पढ़ लेंगे, सिलेबस कवर होने में तो हिस्ट्री का 6-7 महीने लग जाएंगे। हिस्ट्री इतनी बड़ी है, ठीक है, उसको मैं समझाऊंगी धीरे धीरे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले जो है अभी आपके जो रिसेंट एग्ज़ाम आए हैं जून तक के, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करा देती हूँ। जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़ चुके हैं, जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने अभी कोचिंग करना स्टार्ट किया है, जिनको समझ नहीं आता है, उनके लिए जो मेरी डिटेल वाली वीडियो है वो मैं कराऊंगी। बट अभी मैंने थोड़ा इन लोगों के लिए स्टार्ट किया है जिनके अभी एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो आप ये सीरीज़ देख लीजिए एक बार। बाकी डिटेल की वीडियो भी हम करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मैं कुछ अभिलेखों के नाम और उनके शासक देखूंगी, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं पीसीएस वालों के लिए। तो यहाँ से ना ये लगा लो आप 3-4 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है।
ये जो एक कॉलम है ना, इसी कॉलम से 3-4 क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है, तो देखो कुछ प्रमुख अभिलेख हैं और वो किस शासक ने लिखवाए थे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। अभी जिसके बारे में बात की थी ना हमने कि भारत नाम का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिला है सबसे पहले, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला था। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख कौन से शासक का है, कलिंग नरेश खारवेल का, कलिंग नरेश खारवेल का। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। दूसरा है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तीसरा है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख महाराष्ट्र में है, यह गौतमी बलसरी से संबंधित है। ठीक है, साउथ का नाम आ गया, गौतमी बलसरी से संबंधित है। फोर्थ है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पहला संस्कृत का अभिलेख है, यह है रुद्रदामन का। ठीक है, रुद्रदामन ने लिखवाया था। पांचवा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। छठा है मंदसौर अभिलेख, ये लिखवाया था मालवा नरेश यशोवर्मन ने, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन ने। सातवां है ग्वालियर अभिलेख, ये प्रतिहार नरेश भोज ने। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख लिखवाया था प्रतिहार नरेश भोज ने। आठवां है देवपाड़ा अभिलेख, ये लिखवाया था बंगाल शासक विजय सेन ने, बंगाल शासक विजय सेन ने। नौवां है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, ये लिखवाया था सकंद गुप्त ने, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 9 के 9 अभिलेख बहुत बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको याद कर लो। आपसे मिलान में पूछ लेगा या स्पेशली क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख कौन से शासक ने लिखवाया था, आप बोलोगे कलिंग नरेश खारवेल ने लिखवाया था। ठीक है, ऐहोल अभिलेख किस शासक ने लिखवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी ने लिखवाया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने लिखवाया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति भी है या फिर प्रयाग स्तंभ अभिलेख भी है, ये समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन ने लिखवाया था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने लिखवाया था। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन ने लिखवाया था। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख सकंद ने लिखवाया था। ठीक है, तो इनको अब अपने हिसाब से जितनी देर में आपको याद हो जाए अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं सिक्के। देखिए जो धातु हैं, सिक्के हैं, मुद्रा जैसे व्यापार होता था। ठीक है, एक दूसरे से चीजें जो लेते थे, पहले तो क्या होती विनिमय प्रणाली होती थी, मतलब मैंने अनाज के बदले में क्या है आपको, जैसे मैंने गेहूं के बदले में आपको चावल दे दिए। ठीक है, इस तरीके से आपस में वो कर लेते। ठीक है, सोने के बदले में चांदी दे दी, कपड़ों के किसी से अगर कपड़ा लेना है तो उसको अनाज दे दिया। ठीक है, जब तक धातु नहीं थी तब तक ऐसे व्यापार होता था। उसके बाद जो है धातु आ गई तो सिक्के छपने लगे। तो ये सिक्कों की बात कर रहे हैं। देखिए प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, मतलब उन पर कोई लेख नहीं होता था, सिर्फ उन पर क्या होता था, आकृति होती थी। ठीक है, किसी की भी आकृति हो सकती थी, वो पशु की हो सकती थी, व्यक्ति की हो सकती थी, पेड़ पौधे की हो सकती थी, तो सिर्फ आकृति होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के, और ये ही सबसे पहले सिक्के हैं। सर्वप्रथम कौन से सिक्के चले थे, वो थे पंचमार्क या आहत सिक्के। ठीक है, यही क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन से सिक्के इस्तेमाल में आए थे, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, और उन पर केवल आकृतियां विद्यमान थी, अंक या लेख विद्यमान नहीं थे। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपसे पूछेगा कि मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे मुद्रा शास्त्र बोलेंगे। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स बोलेंगे या फिर मुद्रा शास्त्र बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन है कि अब ये बात करेंगे कि भाई कब तिथि लिखनी स्टार्ट हुई उन पर। ठीक है ना, लेख लिखने स्टार्ट हुए, या फिर कब सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा चले हैं, चांदी के सिक्के किसके काल में सबसे ज़्यादा चले हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्णित करने की परंपरा जो है वो सबसे पहले यूनानी शासकों ने की थी। ठीक है, सबसे पहले यूनानी शासकों ने सिक्कों पर लेख और तिथि लिखनी स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले लेख और तिथि लिखनी स्टार्ट किसने की थी, यूनानी शासकों ने की थी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में चले। आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा सिक्के कब चले हैं, तो मौर्योत्तर काल में चले हैं, जो विशेषतः सीसे, पोर्टीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित होते थे। ठीक है,
अब आपसे सोने के सिक्के, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कब चले, इस बारे में आपसे पूछेगा और ज़रूर पूछेगा। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं। देखिए, जो सबसे अधिक सोने के सिक्के की बात करूँ तो मैं गुप्त शासकों ने चलाए हैं, ठीक है। लेकिन शुद्ध सोना मतलब उसमें मिलावट नहीं है, तो शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए हैं कुषाण शासकों ने, ठीक है। तो सबसे अधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गुप्त शासकों ने, और शुद्ध सोने के सिक्के जो सर्वाधिक चलाए हैं वो है कुषाण शासकों ने। जबकि सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के चलाए हैं, ठीक है। शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, सातवाहन शासकों को दिया जाता है, ठीक है। एक बार और देख लो आप इसको। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। मेरे साथ साथ याद हो जाएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल याद करते चलिए। फिर क्या करना है, एक बार डिटेल से वीडियो देखनी है, फिर क्या करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर दोबारा फिर रिवाइज करना है, और फिर 2-3 बार रिवाइज कर लो आप ना, क्योंकि देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं तो आप पहचान ही लोगे आंसर को। लेकिन हाँ, एक बार में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको 2-3-4 बार तो जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे, जबकि सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के चलाए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मूर्तियों की बात करते हैं, ठीक है। मूर्तियों की बात की जाती है अभी। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हुआ था, ठीक है। देखिए, अब आपसे बात पूछेगा कि कौन से काल में जो है मूर्तियों का निर्माण आरंभ हुआ था, तो कुषाण काल में जो है मूर्तियों का निर्माण आरंभ हुआ था। और कुषाणों ने एक काम और किया था, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है, और मूर्तियों का निर्माण भी स्टार्ट करवाया है, ठीक है। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। अब क्वेश्चन आपसे बनता है कि कौन सी कला स्वदेशी है, तो आप लगाएंगे मथुरा कला स्वदेशी है, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे कि कौन सी कला पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है, आप बोलोगे गांधार कला पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है, जो कि कुषाण काल में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। भरूच, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी दिखी है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो भरूच, बोधगया और अमरावती में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मारक और भवन की, ठीक है। जो जो स्मारक बनवाए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं अभी। देखिए, स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारत आ गई, मंदिर आ गए, मूर्तियाँ आ गई, ये आदि आते हैं, जिनके विभिन्न भागों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। देखिए, जब भी हम किसी बहुत अच्छा मंदिर देखेंगे, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, यहाँ के लोगों के पास काफ़ी धन था तभी तो मंदिर बनवा दिया, आर्थिक संपन्न थी तभी तो पता चलेगा, ठीक है। वहाँ की इमारतें कैसी हैं, इमारतें कच्ची हैं या पक्की हैं या पत्थरों से निर्मित हैं, ठीक है। तो उनके निर्माण से भी हमें पता चलेगा कि यहाँ की जनता अमीर थी, गरीब थी, ठीक है ना, समृद्ध थी या फिर मतलब विपन्नता के शिकार थी, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। मूर्तियां हैं, मूर्तियों से हमें पता चलेगा। देखिए, जब पेट भरा होता है तभी कला की तरफ ध्यान जाता है। तो अगर अच्छा खासा मूर्तियों का निर्माण हुआ और सुंदर सुंदर, इसका मतलब चित्रकार विद्यमान हो, चित्रकार को शासक ही रखेगा ना, तो मतलब अच्छी स्थिति को दर्शाता है ये, ठीक है। तो इन सब से जो है ना, उस समाज की सोच, उस समाज की आर्थिक दशा, सामाजिक दशा, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं, जिनके विभिन्न भागों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है, ठीक है। उत्तर भारत में अब ये है क्वेश्चन, आपसे पूछेगा उत्तर भारत में कौन सी शैली है, तो आपसे ऑप्शन दे देगा, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, ठीक है, या फिर सभी। तो आप लगाएंगे उत्तर भारत में थी नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दक्षिण पथ जो बीच में आते हैं वो होती है वेसर शैली, ठीक है। दक्षिण पथ मतलब दोनों के बीच में जो आते हैं वो होते हैं वेसर शैली। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दक्षिण पथ के मंदिर वेसर शैली से निर्मित है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम चित्रकला से संबंधित भी कर लेते हैं। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में पता चलता है। अजंता के चित्र में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है, ठीक है। आप यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। देखिए, जो भी चित्र बनाएगा ना, तो वो अपने आसपास की चीज़ों को इमेजिन करके ही बनाएगा, ठीक है। तो चित्रकला भी कहीं ना कहीं जो है ना, वहाँ के परिस्थितियों का जो है हमें ब्यौरा देती है। देखिए, एक पिक्चर जो होती है, एक तस्वीर जो होती है, वो बहुत सारी यादों को एक साथ इकट्ठा कर लेती है, बहुत सारी तथ्यों और घटनाओं को एक साथ इकट्ठा संजो के रख लेती है। जब आप अपनी खुद की कोई पिक्चर लेते हो तो आपकी बहुत सारी मेमोरीज उससे जुड़ी होती हैं। तो ऐसे ही
पुराने ज़माने में जो चित्रकला है, तब फोटो तो होते नहीं थे, तो चित्र बनाए जाते थे। तो उस चित्रकला से भी हम इतिहासकार जो छाटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि उसी से जो है वहाँ के लोगों की सोच, ठीक है ना, उनकी जो व्यवस्था है, उनके जो धार्मिक या आर्थिक स्थिति है, उस चीज़ के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोतों की बात आएगी कि साहित्यिक स्रोत कौन से हैं, ठीक है। अभी तक तो हम जितने भी बात कर रहे थे ना, ये स्मारक भवन, चित्रकला, अभिलेख, ये सब क्या थे, ये पुरातात्विक स्रोत थे, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की, जो लिखे गए हैं, ठीक है ना, जो रिकॉर्डेड हैं। वो है भारत में पांडुलिपियाँ, भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखी जाती थी, ठीक है। अगर हमें प्राचीन काल में तो यही लिखी जाती थी ना भाई, पांडुलिपियाँ, भोजपत्र और ताड़पत्र, ठीक। परंतु मध्य एशिया से प्राप्त की गई प्राकृत भाषा की पांडुलिपियाँ मेष चरम व काष्ठ फलकों पर लिखी गई हैं। मतलब वो काष्ठ फलकों पर लिखी है और मेष चरम पर, ठीक है ना, मेष के जो चमड़ा है उस पर लिखी है, और काठ के जो फलक होते हैं उन पर लिखी है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर भोजपत्र, ताड़पत्र और पांडुलिपियों पर लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। यही तो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। आपसे पूछेगा ऋग्वेद का काल क्या था, तो आप बोलोगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है ना, ये पूछता है आपसे। परंतु अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णक और उपनिषद को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग लिखा गया है, ठीक है। अब ये वेदों से संबंधित कुछ चीज़ें देख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इसको। देखिए, वेद है ऋग्वेद, उसका उपवेद है आयुर्वेद, और उसका विवरण इसमें क्या लिखा गया है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, और आयुर्वेद में चिकित्सा से संबंधित तथ्य लिखे गए हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद में धनुर्कला यानी कि युद्ध कला से संबंधित है, ठीक है, युद्ध कला से संबंधित है। तीसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और गंधर्व मतलब गंधर्व होते हैं ना, गंधर्व क्या होते हैं, नृत्य गायन करते रहते हैं, तो कला एवं संगीत से संबंधित है, ठीक है। फोर्थ आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, ठीक है, शिल्पवेद। अब शिल्प में भवन निर्माण, शिल्प कला क्या होती है, आपके भवन निर्माण कला आदि से संबंधित होती है, ठीक है, तो भवन निर्माण कला से संबंधित है, ठीक है। तो आपसे वेद का उपवेद भी पूछ सकता है, और उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी याद करना है कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, ठीक है। फिर किस में क्या दिया है, ऋग्वेद के आयुर्वेद में चिकित्सा से संबंधित शास्त्र है, ठीक है। यजुर्वेद में धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है, सामवेद गंधर्ववेद में कला एवं संगीत से संबंधित है, अथर्ववेद शिल्पवेद में भवन निर्माण कला से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रामायण की रचना महाकाव्य की बात हो रही है अभी। महाकाव्य तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक तो रामायण है, एक महाभारत है, ठीक है। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, ठीक है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। और महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी। आपसे क्वेश्चन तो यही पूछता है कि रामायण की रचना किसने की थी और महाभारत की रचना किसने की थी। हाँ, कई बार महाभारत का जो दूसरा नाम है जय संहिता अथवा सत संहिता है, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है। एक तो महाभारत की रचना किसने की थी, महर्षि व्यास ने की थी, और इसे जय संहिता भी बोला जाता है और सत सहस्री संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। रामायण की रचना किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है। ओके देन, गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच। इन फैक्ट्स को अच्छे से याद करिए, ये बस ये लगा लीजिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक समरी करा रही हूँ, आपकी निचोड़ लेकर के आई हूँ, ठीक है ना। लूसेंट का पूरी लूसेंट ना पड़े, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बस यही है, ठीक है। तो ओके।